हेलो, वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं कि हम ठीक ठाक लाइव आ गए हैं या नहीं। तो लेट मी चेक। हेलो, वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं। आई गेस पंखे की आवाज़ आ रही है। एक नंबर पंखा कम कर देते हैं। बेटर है आवाज़। चलो, तो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एक बार दोबारा से। वेलकम टू अनअकैडमी। बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। थोड़ी सी आपको अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर अनअकैडमी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे और फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे जो है लिमिट्स। आज हम लिमिट्स के बारे में बात करने वाले हैं और अगर टाइम रहा तो कॉन्टिन्यूटी की बात भी करेंगे। कल भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। अब लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यही टॉपिक चलेगा 3-4 दिन और ऑफ कोर्स थोड़े और ज़्यादा दिन। बेसिकली 10-15 दिन तक भी आप लगा के चल सकते हो। अब 10-15 लेक्चर्स तक ये चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम सीखेंगे ऑन द गो, सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, कॉची रीमन इक्वेशंस, उसकी कंडीशन, सब कुछ। तो सारे इंपॉर्टेंट नाम जो आपने सुने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो टॉपिक हैं ब्रॉडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड दुनिया जहान की थ्योरम्स। तो अभी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट से स्टार्ट होगा एक कंसेप्ट, फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तक जाता जाता जाएगा। तो तैयार हो जाए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम इशिका अग्रवाल है। आप लोग मुझे जानते होंगे पहले से, है ना, पहले भी हमारी मुलाकात हुई है, पर फॉर दोज वन उनको बता देते हैं कि अपन 5-6 साल से इसी कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ। हाई मैथमेटिक्स में IIT एग्जाम की तैयारी करने में आपको मदद कर रही हूँ। CSI नेट, JRF, IIT गेट, NBHM, टेफर या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। बेसिकली अगर आप बैचलर्स का एंट्रेंस देना चाह रहे हो या मास्टर्स का या फिर PhD का, तो आप सही जगह पर हो। आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब मेरे पे आप ट्रस्ट किस चीज़ में कर सकते हो? मैं आपको दो चीज़ें में मदद कर सकती हूँ। बाकी सबको तो याद हो ही क्या होगा। वो दो चीज़ें क्या है बताओ? एक चीज़ तो है कि मैं आपको मैथ से दोस्ती करा सकती हूँ। दोस्ती कराने वाला काम मेरे को अच्छे से आता है, और मैथमेटिक्स से दोस्ती कराने का, क्योंकि मुझे मैथ से बहुत अच्छी दोस्ती होगी। अब मैं आपको भी उससे दोस्ती करा सकती हूँ। और दूसरा काम है, अपन क्वेश्चन सॉल्विंग की कला बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो आर्ट है, आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, इस पर अपन काम करें। बस ये दो चीज़ों पे अपन बहुत ज़्यादा काम करेंगे एंड आई होप कि इस पर काम करने में अपने को साथ में मज़ा आए। एक बार ये दोनों चीज़ें अगर आपको आ गई हैं तो बाकी काम खुद से मैनेज कर लोगे, चलेगा। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को एक बार दोबारा से वेरी गुड इवनिंग। काली एंड मल्लिका, अर्जुन एंड आयशा, RN मेहता जी, अमित, संदीप, रेजिया, सभी को एक बार अच्छे से दोबारा गुड इवनिंग। तो आगे चलते हैं। अनअकैडमी की हम बात करते हैं। अनअकैडमी में दो टाइप की क्लासेस होती हैं ब्रॉडली अगर बताया जाए तो। एक फ्री होती हैं और एक पेड होती हैं। जो फ्री वाली उनको स्पेशल क्लासेस कहते हैं। जो पेड होती हैं उन्हें पेड कहते हैं। वो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन लेने से मिलती हैं। या तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो आइकनिक सब्सक्रिप्शन। ये दो टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस जो होता है वो थोड़ा कम पेमेंट वाला, आइकनिक ज़्यादा वाला, और उसके हिसाब से उसके फीचर्स होते हैं। तो अभी आपको स्पेशल क्लास के फीचर्स बताते हैं क्या क्या होते हैं, और फिर वो सेम फीचर्स आपको मिलेंगे प्लस कोर्सेज में भी, और उसके अलावा एडिशनल भी मिलेंगे। जो स्पेशल यानी कि फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की ऐप पर, उस पर आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं कंपेयर टू यूट्यूब या कहीं और। जैसे कि आपको इंटरैक्टिव लाइव सेशंस मिलते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा पर्सनल फीलिंग ले सकते हैं। अपने डाउट्स वगैरह की फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, अपने सोल्यूशन की फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं कि मैम देखो मैंने ऐसा किया, क्या ये सही है या नहीं। आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन रेज अ हैंड ताकि आपका मैसेज मिस ना हो। आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेंगे हर लेक्चर के, और आप किसी भी डिवाइस से कभी भी देख सकते हैं लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब प्लस में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर वी मूव दे कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। इनकेस कोई केमिकल साइंसेज का स्टूडेंट है जो यहाँ पर है, तो आपको बता दूँ कि मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकल साइंसेज में प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हूँ। CSI नेट 5 सब्जेक्ट्स में होता है, फिजिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, केमिकल साइंसेज और एक और साथ में मैथमेटिकल साइंसेज। तो अभी मैं आपको मैथ्स में हेल्प कर सकती हूँ, पर कोई अगर केमिकल साइंसेज का है तो वो इस बैच से हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटशाइन बैच। ठीक है। इनकेस आप कोई बैच ज्वाइन करते हो तो एक कोड है जो आपके काम आ सकता है। ये पेड बैचेस होते हैं, तो अगर आप कोई बैच ज्वाइन करते हो तो आप जो 10% डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हो इस कोड को यूज़ करके। इशिका मेरा नाम, आगे 10 लिख दो,
तो इससे आप रेफरल कोड वाली जगह पे डाल सकते हो और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इन केस आप हाँ, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 23 से 30 सितंबर के बीच में, आज 23 है, 8 से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, जिसकी भी हम बात करने वाले हैं, तो आपको 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एडिशनल फ्री मिलेगा। तो आप इस ऑफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी का 10 कोड यूज़ करें, उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस इस ऑफर का इस्तेमाल करें तो उसे 2% जो 2 मंथ्स है वो एडिशनल फ्री मिलेंगे। तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाना चाहिए इन केस आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को एक बार दोबारा से गुड इवनिंग। देवानंद, कृष्णा, वसंत, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल सभी के? सब बढ़िया? प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी? तो सबका हम लेक्चर एनालिसिस के पुराने लेक्चर देख कर आए हैं, अच्छे से फॉलो करें सारे लेक्चर्स। गुड इवनिंग निशा। अब यहाँ पे अनअकैडमी की पेड क्लासेस की बात करते हैं। 2 टाइप की होती हैं, एक प्लस टाइप की, एक आइकनिक टाइप की। जो प्लस होते हैं उसमें 5 बेनिफिट्स होते हैं, आइकनिक में 10 बेनिफिट्स होते हैं। प्लस में बेनिफिट्स होते हैं, आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, बहुत सारी, सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा एग्जाम का। कुछ टॉपिक्स तो 2-3 बार भी कवर करवा दिए जाएंगे बाय डिफरेंट एजुकेटर्स। वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। अपन सब मेहनत करके ऐसे कोर्सेज बनाते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो और एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाए। बहुत सारे क्विज़ और टेस्ट मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें, देख सकें कि सही से चल रही है प्रिपरेशन या नहीं, और सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये सब आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। इनकेस आप लेते हैं आइकनिक तो आपको एडिशनल 5 बेनिफिट्स मिलेंगे। तो 6 बेनिफिट मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, यू कैन गेट 1-to-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट। 7th आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज़। 8th आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो ये टेंशन खत्म कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि स्पेशलाइज नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ से पढ़ें। 9th आपको वर्कशॉप्स वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी रेगुलरली टू कीप यू बूस्टेड। एंड 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगी। तो जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसको आपको चेक करके बता दिया जाएगा कि क्या आप टेस्ट में सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, या फिर कौन से टॉपिक्स है जिस पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं और लॉगिन करते हैं या फिर साइन अप करते हैं, उस पर आपको कैटेगरीज डालने का ऑप्शन आएगा, आपको कौन सी कैटेगरी में एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब आप CSI UGC नेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका काम आपके पास आएगा सिलेक्ट ए सब्सक्रिप्शन प्लान दैट सूट्स यू। यू कैन गो फॉर प्लस या आइकनिक डिपेंडिंग अपॉन जो आपने बेनिफिट सुने, आपको जो भी सूट करे। ठीक है, इन केस आपका लेने का इरादा बन गया हो तो यू कैन क्लिक ऑन सिलेक्ट प्लस और सिलेक्ट आइकनिक। एंड अगर प्लस या आइकनिक पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेमेंट वाले ऑप्शन पेज खुल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको 12 महीने के लिए लेना है या 2 महीने 2 साल के लिए लेना है, या फिर आधे साल के लिए या 3 महीने के लिए। एंड इस पर मंथली पेमेंट्स, आप कोई भी पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे भी क्लिक ना करें, आपको नीचे यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स दिख रहा होगा, इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप रेफरल कोड डाल सकते हैं इशिका 10। इसको डालते ही आपको यहाँ पे अप्लाई का छोटा सा ऑप्शन लिखा आएगा, उस पर क्लिक करें। एंड उसके बाद प्राइस अपने आप ही यहाँ पे 10% से रिड्यूस हो जाएंगे। आफ्टर द प्राइस गेट रिड्यूस यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। तो आप इशिका 10 कोड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गिफ्ट बॉक्स में डाल के रिड्यूस प्राइजेस के लिए। एंड उसके बाद आपके पास पेमेंट ऑप्शन आएंगे, आप कोई पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक और फीचर आपके पास जो अनअकैडमी पे आप ज्वाइन करने के साथ आपको मिल रहा है, यहाँ पे यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी पे भी, कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इन्हें प्रिपेयर कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप एजुकेटर को इन द एंड ऑफ द सेशन बता दें कि मैम आप ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या सर मैं भी इसको इस तरीके से एड ऑन किया जाता है, पर आपको लगता है कुछ बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है और वो रिपोर्ट किया जाना चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस। तो थैंक फॉर बीइंग पेशेंट। एंड आप इतने पेशेंटली सब कुछ इंट्रोडक्शन रोज सुनते हो, जबकि उससे सिमिलर होती है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम होती है, बाकी सबके लिए रिपीट होती है, और आप फिर भी पेशेंटली सुनते हो, तो थैंक यू। एज ए रूल हमें रिपीट करनी होती है फॉर न्यू कमर्स, तो थैंक यू। अभी क्लास पे चलते हैं, बस आप सबको स्केड्यूल बता देते हैं ताकि अगर इनकेस आप स्केड्यूल फॉलो नहीं करें तो आप फॉलो कर लें। मैं फ़िलहाल 3 लाइव कोर्सेज अपन चला रहे हैं, आप वो तीनों लाइव कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। पहला अपना चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसकी क्लास होती है 1 डे वीक। अगर मेरे को गनीमत से और टाइम मिल जाए हफ्ते में तो हम और भी रख लेते हैं। कल फ्राइडे है और कल मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो कल के भी एक स्पेशल क्लास में स्केड्यूल कर दूँगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। अदरवाइज़ क्या होता है 1 डे वीक की फ्रीक्वेंसी, तो कल भी होएगी बाय चांस, एक्स्ट्रा टाइम हो तो होएगी। तो
तो वेडनेसडे पक्का एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, कल भी एक क्लास है, ठीक है। इसके अलावा इसके टाइमिंग्स होते हैं 9 PM to 10:15 PM या फिर 8 to 9 PM। ज़्यादा चांसेस है कि 8 to 9 PM टाइमिंग्स हों, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा चांसेस से होते हैं। कभी कभी 9 to 10:15 हो सकते हैं। कल के टाइमिंग जो हैं वो भी इसी के आसपास ही कुछ रहेंगे। ये क्लास कहाँ पे होती है? अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे स्पेशल क्लासेस में, यानी कि फ्री क्लासेस में, ठीक है। दूसरा कोर्स जो अपना चल रहा है वो है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स। ये चल रहा है वीकेंड बैच में, यानी कि सैटरडे संडे दोनों दिन इसकी क्लास होती है, यानी कि 2 days अ वीक इसकी क्लास होती है, ठीक है। टाइमिंग फिक्स्ड है इसकी 9 to 10:15 PM और डेज भी फिक्स्ड हैं, तो कोई वेरिएबल नहीं है। ये इसकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती, इन्हीं दिन पे हम क्लास रखते हैं। बाय चांस वीकेंड की क्लास रीशेड्यूल हो किसी इमरजेंसी के चक्कर में तो वीकडे में क्लास रख लेते हैं, वरना ये फिक्स्ड है। इसकी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अनअकैडमी के CS नेट यूट्यूब चैनल पे। और तीसरा कोर्स अपना चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसकी आप एक वीडियो है लिमिट्स वाली जो आज आप देखने वाले हैं। इसकी क्लास होती है 5 days अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आप 5 दिन अटेंड कर सकते हैं सेशंस। 5 days की फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा तेज स्पीड पे एक कोर्स चल रहा है फिलहाल। टाइमिंग फिक्स है 9 to 10:15 PM अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी में रीशेड्यूल हो, वरना ये फिक्स रहता है। और इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है जिस पे आप देख रहे हैं अभी ये वीडियो, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताई थी हमने, बेसिक पहली बुक से कवर किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम A to Z। अब बाकी का अपन कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो बुक है चर्चिल सर की, और इसी में से हम टॉपिक कर रहे हैं। अभी हम चैप्टर 2 पे अप्रोच कर चुके हैं। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट करा है। अभी आपको जो अपना चल रहा है डिस्कशन चैप्टर 2 से है, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो चैप्टर 2 आप रेफर कर सकते हैं। उस पर हम लिमिट्स वाला टॉपिक उठा रहे हैं और आज वही अपन करने वाले हैं। चलें, तो एक बार सभी को दोबारा से वार्म वेलकम। तो चलें फिर फाइनली टॉपिक पे। अभी तक हमने मैपिंग्स पढ़ा है, मैपिंग को डिफाइन करा है, उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई शंका या डाउट होनी तो नहीं चाहिए। हमने एक दिन के टॉपिक को 2 दिन तक रिपीट करा क्योंकि आप लोगों को कुछ ट्रिवियल डाउट्स थे, ऐसी क्यूरियोसिटी थी, तो हमने उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई किया। तो अब चलते हैं लिमिट्स पर। लिमिट ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, उसको कैसे देखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। तो आपको डायरेक्टली ले जाते हैं किताब पर। मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ करूँगी इस किताब पर, ठीक है। इस किताब से हम मैक्सिमम रेफर करने वाले हैं पूरा सिलेबस। तो ये जो बुक है इस तरीके से इसकी PDF मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे हम अपन ये टॉपिक रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसका फ्रंट पेज भी दिखाई देते हैं कि कैसा दिखाई देता है। कुछ ऐसी ये किताब दिखाई देती है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स इन एप्लीकेशंस, जेम्स वर्ड ब्राउन एंड विल बी चर्चिल। थोड़ा बहुत अलग कवर हो सकता है, यही जो बुक है और ये लोग राइटर हैं। इस बुक को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। ना मिले तो मुझे बता देना, आई विल शेयर द PDF विद यू। कहाँ बताना है? अनअकैडमी पे में जो मेरी प्रोफाइल है उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल शेयर लिंक या PDF विद यू, चलेगा, ठीक है। आप देखते हैं कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट सबसे पहले आपने अगर याद हुआ आपको तो लिमिट की कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं एट ऑल दी पॉइंट्स इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0, इसके जो पॉइंट्स यहाँ पे अभी जो बातें आ रही हैं इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकें। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन को डिफाइन करना सीखा है। अब डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। तो अगर हम एक फंक्शन को एक पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइन कर पाएँ Z0 पॉइंट के, तो हम लिमिट निकाल सकते हैं उस फंक्शन की एज Z अप्रोचेज Z0 एंड वो लिमिट आ जाएगी W0 के आसपास, यानी कि W इज इक्वल टू F0 can be made arbitrarily close to W0 if we choose the point Z close enough to Z0 but distinct from it, ठीक है। हमने ये लिमिट की जो डेफिनेशन है रियल में भी देखी है, हमने सीक्वेंस में भी देखी है। तो डेफिनेशन तो कुछ नहीं, आपको नहीं लग रही होगी। इसको डिस्कस करते हैं। जो हमने रियल में नेबरहुड पढ़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी नेबरहुड वही है। तो बिफोर वी मूव टू लिमिट आपने देखा लिमिट को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत है कि नेबरहुड क्या होता है। तो पहले बताएं सभी लोग कि नेबरहुड क्या होता है, किसी को याद है? बिल्कुल जैसे रियल में होता था वैसा ही डिस्कशन यहाँ पे है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ नेबरहुड? नेबरहुड क्या होता है? तो अगर मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है Z0 तो उसके नेबरहुड को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो नेबरहुड ऑफ Z0, नेबरहुड के बाद डिलीटेड नेबरहुड डिफाइन करेंगे। अब जो लोग नए उनको बता देते हैं अपनी क्लास का एक सिंपल सा रूल है कि क्लास में बोलना ज़रूरी है और पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो जो आता है जितना आता है उतना पार्ट शेयर करते जाए। जितना आप बोलोगे उतना सीखने को मिलेगा। क्लास में डिस्कशन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें।
सौरभ कह रहे हैं डेल्टा आगे पीछे ऑफ अ पॉइंट। आगे पीछे वाली जो बात है अपन वो रियल में कह देते थे, पर ठीक है, मतलब पूरी गलत नहीं है डेफिनेशन, ऐसा कुछ ही। बाकी लोग कुछ बताना चाहेंगे? सौरभ इसमें इम्प्रोवाइज करना चाहेंगे? सौरभ आपकी तबीयत कैसी है? बेटर है? तो चलो पहले रियल में बात करते हैं। तो नेबरहुड अगर अपन देख रहे हैं रियल में तो कैसा होगा, और फिर देखेंगे कि अगर हम कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं तो कैसा होगा। तो कॉम्प्लेक्स पेन भी साथ में ड्रॉ कर ही देते हैं लगे हाथ। तो आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम अलजेब्रिक फॉर्म में या ज्योमेट्रिक इमेज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करिए रियल नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये रिप्रेजेंट करा बेसिकली आर स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम आर स्क्वायर के जैसा कुछ दिखा रहे थे। हम बोलते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, अगर z कोई अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा रहे हैं उसको अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हम ऐसे लिख पा रहे हैं x प्लस आइटा वाई सच दैट x, y आर कमिंग फ्रॉम r, तो उसकी ज्योमेट्रिक इमेज हम लिख सकते हैं x, y। सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड और कैन बी शोन एज अ वेक्टर और एज अ कोऑर्डिनेट ऑन दी 2D प्लेन। ठीक है ना। तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो पहले देखते हैं नेबरहुड को डिफाइन करते हैं रियल नंबर लाइन पर, और फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इसको डिफाइन करते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे जो सॉल्व ने कहा वो डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। मंजू कह रहे हैं कल 11 बजे क्लास थी। बिल्कुल मंजू, कल एक्चुअली रीस्केड्यूल हुई थी क्लास क्योंकि घर पे शिफ्टिंग चल रही थी, तो कल 11 बजे क्लास हुई थी। ठीक है। काली, जेड के आसपास के नंबर्स जो बहुत छोटे होते हैं, उन्होंने सॉल्व की डेफिनेशन बताई, कोई इम्प्रोवाइज करने की कोशिश किया। ठीक है, ओके। तो नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड मतलब अगर हम जेड नॉट के नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो एनी ओपन सेट, अगर हम रियल नंबर में लाइन में बात करें तो नेबरहुड ऑफ जेड नॉट पहला इन रियल नंबर्स, तो ए सबसेट ऑफ आर सच दैट ए इज एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। अगर कोई भी हमें नॉन एम्प्टी ओपन सेट मिल जाए जो कंटेन कर ले ए को, कंटेनिंग ए, is called neighborhood of Z, neighborhood of Z। यहाँ पे Z अपना कोई रियल नंबर होगा, let Z belongs to real number, then A subset of real number such that A is any non-empty open set containing A is called neighborhood of Z in reals या on real number line। तो अगर मैंने यहाँ से कोई पॉइंट Z उठाया, मुझे बताना है इसका नेबरहुड रियल नंबर लाइन पे क्या होगा। तो दुनिया का कोई भी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट अगर मैंने मान लो ये ओपन सेट है अपना, इसका नाम है O, तो कोई भी ओपन सेट अगर मैंने उठा लिया जो कि Z को कंटेन कर रहा है तो Z बिलोंग्स टू O विच इज़ एन ओपन सेट इन रियल नंबर लाइन। ठीक है ना। ये कोई ओपन सेट है तो बिंदास हम कह देंगे कि O क्या बन जाएगा, उसका नेबरहुड बन जाएगा। कोई भी ओपन सेट हो सकता है, चलेगा। पर आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक ओपन सेट डिफाइन कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, ये वाला ओपन सेट ले लो। कौन सा? हम कहते हैं अगर आपको Z का नेबरहुड बनाना है रियल नंबर लाइन पर, Z कोई रियल नंबर है अगर, तो क्या कर लो, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ले लो, कोई पॉजिटिव नंबर उठा लो। अब Z के थोड़ा सा आगे जाओ, एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे चले जाओ, तो रियल नंबर लाइन पे पॉइंट क्या आ जाएगा, Z प्लस एप्सिलॉन, और Z के एप्सिलॉन डिस्टेंस पीछे चले जाओ तो Z माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बना दो। आपको मालूम है एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो हमने कहा कि एक फिक्स्ड ओपन सेट बना लो। तो ये जो ओपन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कोई भी रैंडम लेके चल रहे थे, यहाँ पे हमने उसे फिक्स कर दिया कि मान लो अपना ओपन सेट क्या बन जाएगा, Z माइनस एप्सिलॉन, Z प्लस एप्सिलॉन। तो हमें मालूम है कि एक ओपन सेट है और हमें मालूम है ये Z को कंटेन भी कर रहा है, तो देयरफॉर दिस इज नेबरहुड ऑफ Z। और इसका नाम हमने स्पेशली रख दिया ऐसा करके, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ Z, ऐसे करके। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ओपन सेट है और साथ में Z को कंटेन भी कर रहा है, तो ओपन सेट इन आर कंटेनिंग Z। तो ये स्पेशल केस हो गया। अदरवाइज कोई भी ओपन सेट को अपन नेबरहुड कह सकते हैं जो कि Z को कंटेन कर ले और जो आर का नॉन एम्प्टी सबसेट हो। ये डेफिनेशन सबको समझ में आई? कोई भी ओपन सेट हो सकता है, जाननी बात जरूरी है। पर हमने स्पेसिफिक, हमने क्या कहा, हमें मालूम है कि ओपन सेट जो होगा रियल नंबर लाइन पे, या तो वो कोई इंटरवल होगा या फिर कुछ इंटरवल्स का यूनियन होगा। तो ओपन इंटरवल्स का यूनियन होगा या ओपन इंटरवल होगा, हमने स्पेसिफिकली एक ओपन सेट डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये सबकी डेफिनेशन ऐसी सी कुछ थी। ये रियल नंबर लाइन पे था, वहाँ पे वो एक ओपन इंटरवल पे खुद को लिमिट करे थे। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अपने पास नंबर है Z0, तो कोई Z0 अपने पास फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा होगा? हमें मालूम है Z0 ऐसा कुछ हो सकता है
एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट मान लेते हैं, जहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट कहाँ से आ रहे हैं, कोई रियल नंबर्स है, फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। अभी फिक्स्ड है, हमने फिक्स जेड नॉट क्यों ले लिया, जेड नहीं लिया कि जेड नॉट है फिक्स्ड कर दिया हमने, ठीक है ना। अब इसके आसपास नेबरहुड बनाने, तो आपको मालूम है प्लेन में है, जब हम लाइन पे थे तो हम इंटरवल की बात कर रहे थे, जब हम प्लेन में हैं तो क्या बात हो जाएगी, 2 डायमेंशन में बात होगी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एप्सिलॉन रेडियस ले लो, तो कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर उठा लो और एप्सिलॉन रेडियस की कोई बॉल बना लो, ओपन बॉल बना लो। तो एप्सिलॉन रेडियस की कोई भी ओपन बॉल अगर हम बना लें, ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कर लो जी, कोई भी ओपन बॉल बना लो जिसका रेडियस क्या हो, एप्सिलॉन हो। दिस इज एन ओपन बॉल जिसका रेडियस एप्सिलॉन है। ये क्या काम करेगी, ये नेबरहुड का काम करेगी, किसका, जेड नॉट का नेबरहुड का काम करेगी। तो हम इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए बी अ सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ए इज एन ओपन सेट। कैसा, ए में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करें कि उनका डिस्टेंस जेड नॉट से एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली कम है, ठीक है ना। इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज बेसिकली ओपन बॉल जो एप्सिलॉन रेडियस है और जो जेड नॉट पे बनाई जा रही है। तो ये क्या बन जाएगी, नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आप बोलोगे हम इस डेफिनेशन को रियल नंबर वाली डेफिनेशन से रिलेट करो, तो ये डेफिनेशन जो हमने लिखी बिल्कुल सेम डेफिनेशन काम करेगी कि कोई भी अगर हमें ओपन सेट मिल जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कि जेड नॉट को कंटेन कर ले, दैट विल बी अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बॉल मान लिया क्योंकि बॉल भी एक ओपन सेट होती है, हमने आसानी के लिए बॉल को मान लिया, ठीक है ना। तो दिस इज वन डेफिनेशन, this is called epsilon neighborhood of z naught in complex number। दूसरी डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं, दिस इज डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। तो हम नेबरहुड डिफाइन करे थे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ऐसे हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन भी देखते हैं इसकी, नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इन सी। इस डेफिनेशन से सहमत है सब, सोनू, बेनीवाल, मंजू कह रही मैम रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं कल वाली। बिल्कुल मंजू देख सकते हैं, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं और प्लेलिस्ट में होती हैं ऑर्डर वाइज, तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपने मिस कर दिया आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग सोनू। तो निशा का कहना है एक ओपन बॉल ले लीजिए, बिल्कुल निशा आपने सही जवाब दिया था। आप सब भी समझ रहे हैं, इसको दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से डिफाइन करते हैं कैसे। तो लेट जेड नॉट बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a subset of complex number, कोई भी सबसेट अगर हमने उठा लिया, is said to be neighborhood of z naught in C if वही सेम बात a is an open set which is also non-empty, a is an open set and a is non-empty in complex numbers containing z naught। तो कोई भी ओपन सेट जो कि जेड नॉट को कंटेन करेगा उसको हम बिंदास क्या कह देंगे कि हाँ जी आप क्या बन जाओगे, आप इसके नेबरहुड बन जाओगे। और प्लेन में ओपन सेट इस टाइप के होते हैं, ओपन बॉल टाइप के भी बना सकते हैं या फिर इनका यूनिट भी बना सकते हैं। तो हमने इन जनरल ओपन बॉल को मान लेते हैं नेबरहुड और इसको ऐसा कुछ डिनोट कर देते हैं, या तो हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे टाइप के पॉइंट्स इसमें आते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर देते हैं। क्या सबको नेबरहुड समझ में आया अच्छे से, सौरभ और नुसरत को आ गया, बाकी जनता सबको आ गया नेबरहुड समझ, रिलेटेबल लग रही है? क्या आप रियल नंबर की डेफिनेशन से इसको कंपेयर कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये तो था नेबरहुड, हमने रियल नंबर में नेबरहुड देखा, उसी को एक्सटेंड करके डेफिनेशन हमने बनाई कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब बात आती है डिलीटेड नेबरहुड में। तो पहले बताओ डिलीटेड नेबरहुड होता क्या है, आप रियल के टर्म से भी बता सकते हो या कॉम्प्लेक्स के टर्म से भी, बात सेम रहेगी। तो डिलीटेड नेबरहुड किसको कहते हैं? तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, पहले मान लो इन रियल नंबर्स, ये बता दो फिर बता देना कॉम्प्लेक्स में, एक ही बात है, आइडिया सेम है। बताओ, आप लोग को ऑलरेडी आता है, आप इसको रिवीजन की तरह समझे, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी सब या तो एमएससी कर चुके हैं या फिर एमएससी के फाइनल ईयर में होंगे, यानी कि बैचलर्स में आप एक बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ के आए हुए हैं। तो नया टॉपिक कोई नहीं है, रिविजन जैसा आपको लगना चाहिए। हाँ टॉपिक हो सकता है कुछ आपने ना पढ़े हो तो वो पहली बार पढ़ो, तो सब लोग आंसर दे सकते हैं। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इन आर किसको कहेंगे? देवानंद कह रहे हैं मैम डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? बिल्कुल बता रहे हैं देवानंद, आपको नहीं मालूम तो बाकी लोग को आंसर करने दीजिए फिर मैं बताऊंगी। चलो बताते हैं। हमने अभी रैंडमली हमने क्या बोला कि नेबरहुड क्या था जेड नॉट का, अगर हम रियल नंबर पे चल रहे हैं,
तो हमने कहा था मैम ऐसा ले लो, तो कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लो, उसके लिए इस चीज़ को हम नेबरहुड कहते हैं कि z0 में से एप्सिलॉन माइनस कर दो, इंटरवल बना दो और z0 एप्सिलॉन प्लस कर दो। इसको हम कहते थे नेबरहुड ऑफ, क्या कहते थे, नेबरहुड ऑफ z0। तो दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ z0 बिलोंग टू R, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूँ कि डिलीटेड नेबरहुड बताओ, तो इसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए अगर हम क्या कर दें, डिलीटेड नेबरहुड बनाना है हमें, तो क्या कर दो, इसमें से z0 को माइनस कर दो। तो z0 को माइनस कर दो तो क्या पॉइंट बचेगा, ये बचेगा ये पूरा ओपन इंटरवल, बस इसमें z0 हटा दो जी, हमें z0 की बात नहीं करनी है, दिस ओपन इंटरवल माइनस z0, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा अपने पास, z0 माइनस एप्सिलॉन से लेके z0 तक यूनियन z0 से लेके z0 प्लस एप्सिलॉन तक, ये बन जाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z0 इन R। इसको देखें रियल नंबर लाइन में प्लॉट करके। सौरभ ने कहा सेम, बस इसमें बॉल के सेंटर को रिमूव कर देंगे। बिल्कुल सौरभ अपनी सही डेफिनेशन बताई है। एंड सूरज ने भी कहा कि हम z0 को रिमूव कर देंगे, सेंटर या बिल्कुल उस पॉइंट को रिमूव कर देंगे, ऐसा वाला ज़्यादा सही बात है। बिल्कुल आर मेहता जी आपने भी सही बताया। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो अगर अपने पास ये रियल नंबर लाइन है, हमने z0 कोई पॉइंट लिया था, हमने इसका डिलीटेड हमने इसका नेबरहुड बनाया था, पहले नेबरहुड बनाते हैं। तो ये z0 माइनस एप्सिलॉन और z0 प्लस एप्सिलॉन क्या था, इसका नेबरहुड था। अब हमें डिलीटेड नेबरहुड बनाना है, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, कैसे डिनोट करते हैं, आपको ये भी आना चाहिए। तो ये पूरा तो था इसका नेबरहुड, अब डिलीटेड नेबरहुड कैसे दिखाएंगे देखते हैं। तो ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ पे, दिस इज नेबरहुड, ये है n एप्सिलॉन z0। अब देखो डिलीटेड नेबरहुड कैसे दिखाएंगे, इसका भी तरीका होता है, नोटेशन भी आपको आनी चाहिए। तो z0 माइनस एप्सिलॉन कैसे दिखाएंगे, किसी को मालूम है, इसको कहते हैं वन लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत बार डिस्कशन में हम फंक्शंस में यूज़ करेंगे वन लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो वही वन लाइन रिप्रेजेंटेशन है। डिलीटेड नेबरहुड कैसे दिखाते हैं, ऐसे दूसरे कलर से दिखाते हैं। z0 पे कर दो इसको ओपन सर्कल, ओपन सर्कल यानी कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये बन गया डिलीटेड नेबरहुड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस नेबरहुड में से माइनस कर दो पॉइंट z0 इस इंटरवल में अब नहीं लाई कर रहा, इसे कह देता है डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है ना। तो ये कौन थे ऊपर वाले जो ग्रीन से शो कर रहा है, दिस इज नेबरहुड, दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ z0 इन रियल नंबर। और ये कौन है नीचे जो रेड से शो करे, दिस इज डिलीटेड नेबरहुड, वही दोबारा से डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ z0 इन रियल नंबर। आगे समझिए यहाँ तक। अब बिल्कुल सेम हम कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। तो अभी हमने आर में बात कर ली है, तो अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में अपन कर सकते हैं बात। तो अब समझ ही गए क्या करना है, बस हमें पॉइंट को रिमूव कर देना, बाकी सारी बात ठीक है ना। तो अब आप बता ही चुके हैं, वही चीज़ को हम लिख देते हैं दोबारा। तो हमारे पास कोई भी क्या था, अपने पास नेबरहुड कैसा था, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो ऐसी कोई बात हो रही थी कि अगर अपने पास कोई z0 पॉइंट है तो उसका नेबरहुड क्या होगा, एक ओपन बॉल। तो हमने कोई एप्सिलॉन पॉइंट लिया था, उसके लिए एक ओपन बॉल हमने ऐसे बना रही थी। तो इससे हम कह रहे थे ये बॉल क्या है, पूरी बॉल जो है इसका नेबरहुड है, इसमें से z0 पॉइंट को हटा दो, यानी कि पूरी बॉल एक्सेप्ट द पॉइंट z0, उस बॉल का हमने बेसिकली सेंटर हटा दिया, ये बात भी बिल्कुल कह सकते हैं। इसे हम कह देंगे डिलीटेड नेबरहुड। तो फॉर सम एप्सिलॉन पॉजिटिव, अब इसमें से इस पॉइंट को अगर हम z0 को हटा दें तो इसको कह देते हैं डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0 बिलोंग टू C इन C। सबको समझ में आ गया। निशी कह रही मैम डिलीटेड नेबरहुड का कोई और नाम है क्या, नहीं डिलीटेड नेबरहुड ही है, आप बेशक कोई और नाम कर लो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो अब और क्या पूछ रहे हैं, पंक्चर्ड नेबरहुड भी कह सकते हैं, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, पंक्चर्ड बॉल कह देते हैं, पंक्चर्ड बॉल कह देते हैं, क्योंकि बॉल में एक तरीके से पंक्चर जैसा कर दिया, ऐसा सोच लूँ। हाँ, ये बहुत सारे निकनेम आप दे सकते हो, अदरवाइज मैथमेटिकली इसको ये कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है जी, चलेगा। ओके, अभी आपको समझ में आ गया, अपन मान के चलते हैं ऐसा, आ गया ना सभी को समझ। तो लिमिट की डेफिनेशन पे चलें। तो अगर हमें किसी फंक्शन, हमने मैपिंग सीख ली क्या होती है, अब मैपिंग की लिमिट डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हमें कोई फंक्शन गिवन है, तो लेट पहले कोई फंक्शन मान लेते हैं f फ्रॉम a टू b, अ फंक्शन a टू b
अ फंक्शन, एक फंक्शन हमने मान लिया सच दैट a एंड b आर सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड एज, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, कल हमने देखा था और परसों भी देखा था, तो अभी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो एफ ऑफ जेड क्या है, डब्ल्यू जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन करा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन करा, तो डोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए और को डोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई सबसेट ही ले लिया। हमने ऐसे डिफाइन करी कि एफ ऑफ जेड करके कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर है डब्ल्यू, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, अब लिमिट निकालनी है, तो लिमिट ऑफ एफ एज जेड अप्रोचेस जेड नॉट, ये निकालनी है हमें। इसको ऐसे शो करते हैं, लिमिट z अप्रोचेस z नॉट एफ ऑफ z, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इस तरीके से हम लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट निकालने के लिए कंडीशन क्या है जो ज़रूरी है, वो कंडीशन ये ज़रूरी है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए डिलीटेड नेबरहुड पे, यानी कि z नॉट पे ना भी डिफाइन हो तो उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी हम उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कि हम मान लेते हैं कि z के बहुत, जो z नॉट के बहुत पास जब जाया जा रहा है तो जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो इसकी लिमिट हम कह देंगे। इसकी डेफिनेशन कैसे बताते हैं अपन, इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि फंक्शन शायद उस पॉइंट पे डिफाइन ना हो, पर हम उसको जैसे अप्रोच करा रहे हैं तो जो लिमिट आएगी वो हम लिमिट का आंसर बता देंगे, ऐसा करके। एफ जेड एक फंक्शन डिफाइन करते हैं 1/z। हाँ, अब बताओ ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन को सब जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन का काम कर रहे हैं, हर z को उसके इनवर्स पे लेके जा रहे हैं, फंक्शन है वेल डिफाइंड। तो फंक्शन कहाँ से जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक जा रहा है, बस z जब नॉन जीरो होगा तब ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, यानी कि f इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल टू जीरो, f इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल टू जीरो। क्या जीरो के अलावा बाकी पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड है, यानी कि अगर मैं जीरो का कोई भी नेबरहुड बना लूँ, तो मैं जीरो का कोई भी नेबरहुड बना रही हूँ, पॉइंट जीरो यहाँ पे लाई करता है, इसका कोई भी नेबरहुड बना लो जो आपको एप्सिलॉन डिस्टेंस पसंद आए, तो कोई भी एप्सिलॉन पॉइंट से ले सकते हैं। मान लो आपने ले लिया एप्सिलॉन 1/2, तो आपने 1/2 रेडियस लेके जीरो का आपने नेबरहुड बना लिया, तो जीरो पॉइंट को छोड़ के इस पर ओपन सर्कल बना लो, यानी कि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, इसको छोड़ के इसकी जो बॉल है, इस बॉल में जितने भी पॉइंट्स हैं, 1/2 रेडियस की बॉल है एट जीरो, तो इस बॉल में जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या उन सब पॉइंट्स पे आप एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z निकाल पाएंगे, डिफाइंड है फंक्शन, है ना, वेल डिफाइंड है, सो आपने कहा वेल डिफाइंड है, सबको समझ में आ रहा है, वेल डिफाइंड है, इनवर्स फंक्शन है, रेसिप्रोकल है, जैसे भी कह लो, तो हम वेल बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एफ इज नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल टू जीरो, बट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एफ इज डिफाइंड इन deleted neighborhood, deleted epsilon neighborhood of z नॉट। तो अगर हम डिलीटेड नेबरहुड बना लें तो उसमें बिल्कुल डिफाइन है, बेशक ही z इक्वल टू जीरो पर डिफाइन नहीं है। अब हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, तो लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेस टू जीरो कैन बी कैलकुलेटेड। पहली बात तो हमने ये देखा कि कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब फंक्शन डिफाइन ना भी हो उस पॉइंट पे, तब भी हम उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम मान लेते हैं कि जीरो के बहुत पास जाया जा रहा है, यानी कि लिमिट 1/z एज z अप्रोचेस जीरो। अब z जब जीरो के पास जाता रहेगा यानी कि छोटा होता जाएगा, अब बताओ लिमिट क्या आएगी। अभी हमने रियल नंबर्स में भी सीखा है, अगर अपने पास z कोई छोटा नंबर बताओ, सपोज आपने z ले लिया 1/2, ठीक है ना, हम z को छोटा करते जाएंगे धीरे धीरे, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या कहते हैं, z को धीरे बिल्कुल धीरे छोटा करते जाओ, पहले ले लो 1, तो अगर आपने z को 1 पुट करा तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, z को पुट कर लो 2, ठीक है ना, 2 नहीं छोटा करना है, z को पुट कर दो 0.5, तो क्या हो जाएगा 1/0.5, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और छोटा करते जाओ z को पुट कर लो, मान लो क्या पुट करना है 0.3, 3 की जगह 0.33 बार कर लो, 1/3 की वैल्यू होती है ना वो, तो हम ऐसे पुट कर लो 0.3 बार या फिर 1/3 पुट कर लो, तो 1/z क्या आ जाएगा 1/0.3 बार, लगभग 3। ऐसी z की वैल्यू पुट कर लो 1/4 0.25, और छोटा पुट कर लिया हमने, तो 1/z क्या आ जाएगा 4,
आप देख रहे हो हम z को जितना छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे 1/z की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। तो एज z डिक्रीजेस 1/z इंक्रीजेस। तो अगर z ऐसे छोटा करते करते 0 के पास लेके जाएंगे, मान लो हमने z को पुट कर लिया, कुछ छोटा सा पुट करते हैं 0.000001 करके, ठीक है ना। ये क्या बेसिकली 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁻6 है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 1 × 10⁻⁻6 है, इतना छोटा पुट कर दिया, तो 1/z क्या आ जाएगा, तो 1/z आ जाएगा, ऊपर चढ़ा तो 10⁻6 आ जाएगा, कितना बड़ा आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया। ऐसे आप z को कितना छोटा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप z को छोटा करते जाओगे 1/z की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी। तो एज z डिक्रीजेज और 0 को अप्रोच करता रहेगा, बहुत छोटा 0 के पास 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 जाता रहेगा, 1/z की लिमिट क्या होती जाएगी, बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो ये बन जाएगी लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने लिमिट निकाली, लिमिट कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकती है, लिमिट इन्फिनिटी भी आ सकती है। अब लिमिट इन्फिनिटी कब मानेंगे, आप बोलोगे हम लिमिट तो कॉम्प्लेक्स नंबर आनी चाहिए, क्योंकि हमने लिमिट को डिफाइन किया यहाँ पे w सम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे w0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। लिमिट इन्फिनिटी भी आ सकती है, उस केस में हम कॉम्प्लेक्स की जगह यहाँ पे c स्टार लगा के या फिर c बार लगा के बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे कह देते हैं c यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे एक्सटेंडेड रियल प्लेन की बात करते थे, तो लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी भी आ सकती है, उसको हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं। और इसको अपन क्या मान लेते हैं कि यहाँ लिमिट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गई। बात समझ में आई कि लिमिट डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कोई और फंक्शन लेके चलते हैं जिसपे इन्फिनिटी नहीं आ रही है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो अपने पास फंक्शन क्या है, 5z² + 3z + 1। क्या है, कॉम्प्लेक्स पे फंक्शन है। हाँ जी मैम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा रहा है, बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड फंक्शन है। मैं आपसे पूछ रही हूँ इसकी लिमिट बताओ एज z अप्रोचेस -5 प्लस आयोटा। आपको बताना है कि इसकी लिमिट क्या आएगी एज z अप्रोचेस -5 प्लस आयोटा। ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको ये लिमिट बतानी है क्या आएगी, बताओ क्या आएगी इसकी लिमिट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लगा के देखो। डेफिनेशन कहती है कि जो ये पॉइंट है इसको अगर हम z0 कहें, तो अगर जो अपना फंक्शन है वो z0 पे डिफाइन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके डिलीटेड नेबरहुड पे डिफाइन जरूर होना चाहिए। तो f ऑफ z शुड बी डिफाइंड एट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z0, यानी कि z0 पे डिफाइन ना हो तो भी चलेगा, पर उसके नेबरहुड में पक्का डिफाइन होना चाहिए, तभी हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन चेक करो कि क्या वो उसकी ओपन नेबरहुड में डिफाइंड है, डिलीटेड नेबरहुड में। z0 पॉइंट पे ना हो तो भी चलेगा, z0 पे हो तो भी चलेगा, कोई नुकसान नहीं है। यानी कि अगर ये फंक्शन जो है ये z0 के पूरे नेबरहुड पे डिफाइंड हो तो भी अच्छा है, अगर उसके रिलेटेड नेबरहुड पे हो तो भी अच्छा है, किसी एक पे डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर बताओ लिमिट क्या आएगी। अगर लिमिट समझ में आ गया तो आप कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन भी समझ पाओगे। मेरे को नहीं लगता आपको कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा सब वही समझ में आ रहा है ना, कुछ नया तो नहीं बहुत हमने बताया, सबको समझ में आ रहा है, कुछ सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, सब सही है। तो बताओ डिफाइंड है, अच्छे से डिफाइंड है, कैसे हमें मालूम है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड है, तो इसके डिलीटेड नेबरहुड पे भी होगा। तो सबसे पहले हमने चेक किया एज f इज वेल डिफाइंड on entire complex plane, therefore it is well defined on all deleted neighborhoods. It is well defined on any deleted neighborhood of z0 is equal to -5 plus iota। तो यानी कि हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। अब लिमिट निकाल लो। कमाल की बात है कि इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी फंक्शन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट कर दो वही आ जाएगी, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं, इस पे z0 पे भी डिफाइंड है। तो जब फंक्शन z0 पे डिफाइंड हो तो लिमिट क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 5 × -5 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 × -5 प्लस आयोटा प्लस 1। सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेट करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। अभी तक तो ये कर लेना चाहिए था आपको। वेरी गुड इवनिंग हरेंद्र कुमार, कैसे हैं आप, बताइए आंसर क्या आ रहा है। मेरे कैलकुलेशन भी कर लिया करो, थोड़ी बहुत हाथ हिला लिया करो। तो आपने आंसर दिया 35 + 13 आयोटा, बाकी लोग भी बता दें, आसान ही है, सिंपल कैलकुलेशन है।
ये हो जाएगा 25 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 -5 इंटू 2 दैट इज 10 आयोटा। ये आ जाएगा -3 इंटू 5 15 प्लस 3 आयोटा प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो। 5/25 5 इंटू 25 इज 125 या 5 इंटू 125 कर दो, -5 कर दो, -50 आयोटा प्लस 15 नहीं -15 प्लस 1 प्लस 3 आयोटा 120 -15 इज 105 है ना, और 105 प्लस 1 इज 106। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? -47 आयोटा है ना, यही आया। कुछ गड़बड़ करिए तो बता दो। -5 का स्क्वायर 25 -1 ठीक ही लग रहा है, -10 आयोटा। ये आ जाएगा -15 प्लस 3 आयोटा प्लस 1। -15 प्लस 1 -20 कर दिया, दैट इज 105 प्लस 1। ठीक ही लग रहा है मुझे। देखो तुम लोग कैलकुलेशन अपनी। मंजू का आंसर क्लोज लग रहा है, 104 आया मंजू। 106 आना चाहिए ना। कैलकुलेशन चेक कर लो सभी लोग। काली पूछ रहे -5h है। -5h कहाँ पे लिखा है काली? -5 प्लस आयोटा है ये, -5 प्लस आयोटा। Z0 पूछ रहे हो काली आप, -5 प्लस आयोटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है 106 -47 आयोटा। सूरज का अलग आंसर है, मंजू का भी पहले अलग था, उन्होंने बाद में करेक्ट कर दिया। काली का भी गलत आंसर है। यार बेसिक कैलकुलेशन है, ध्यान से कर लो थोड़ी। ठीक है, चेक कर लो सब। यही आ रहे ना, मेरी भी गलत हो सकती है, देख लो किसकी सही है। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन समझ गए? सही है मैम, चलो ठीक है निशा, मेरी सही है, अच्छी बात है। ओके, बाकी लोग लिमिट की डेफिनेशन सीख गए, कैलकुलेशन तो ठीक कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगी, हो जाता है ऐसा। लिमिट की डेफिनेशन सीख गए? ठीक है, अच्छे से, अच्छी बात है। तो 5, ओके, अच्छी बात है। आगे चले, तो लिमिट कब निकाली जा सकती है? जब फंक्शन किसी डिलीटेड नेबरहुड पर इस पॉइंट के डिफाइन हो। इसका मतलब है कि Z0 पर भी डिफाइन हो सकते हैं। Z0 पे भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, पर उसके डिलीटेड नेबरहुड पे पक्का होना चाहिए, उसके बाद हम उसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लिमिट कैसे समझा जा सकता है? इसको इस डेफिनेशन समझा जा सकता है कि लिमिट मतलब फंक्शन किसी W0 पॉइंट को अप्रोच कर जाए, जैसे Z कोई Z0 पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या है, वो आ गई। ठीक है ना, हमने अभी 1/z के एग्जाम्पल से समझा था, तभी मैंने 1/z का एग्जाम्पल खोल के समझाया था आपको कि जैसे जैसे हम z की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, 1/z की वैल्यू बड़ी बड़ी हो जा रही थी, यानी कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करी थी एज z वॉज अप्रोचिंग टू 0। इस तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं। सपोज इन्होंने फंक्शन ले लिया f ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा z/2। ये एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो अपने पास एग्जाम्पल एक और लेके देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू, निशा ने का यही आंसर है। ओके निशा, थैंक यू। तो आयोटा z/2 अपने पास गिवन रीजन है, यही गिवन था। उन्होंने कहा सारे पॉइंट जो है इस रीजन में से उठाओ, मॉड z इज लेस देन 1 और z इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट निकालनी। ठीक है, निकालते हैं। टू फाइंड लिमिट z अप्रोचेस 1 f ऑफ z। पहले तो बताओ गिवन क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? फंक्शन क्या गिवन है? एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन गिवन है आयोटा z/2। क्या कह रहे हैं? हर z को भेज देता है, आयोटा टाइम्स z से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि किस पे डिफाइंड है फंक्शन, ऑलरेडी इसकी डोमेन गिवन है, ये डोमेन ऑफ ये डेफिनेशन है। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन अपने को गिवन है, क्या गिवन है? ये सर्कल गिवन है। इसको पहचानते हैं आप, मॉड z इज लेस देन 1, यानी कि z का मॉडुलस क्या होता है बताओ? ये सर्कल है, सबको मालूम है, ये सर्कल की बात हो रही है, यूनिट रेडियस का सर्कल है ये। कैसे पता चला? मॉड z इज लेस देन 1। मॉड z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलो x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y का मॉडुलस इज लेस देन 1। ठीक है ना। इसका मॉडुलस क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। अभी लेस देन 1 वाली चीज़ को प्लॉट कैसे करते हैं? उसको इक्वल टू समझ के प्लॉट करते हैं। याद है 11वीं में प्लॉटिंग की थी हमने इनइक्वालिटीज़ की, याद है? भूले तो नहीं हो ना?
तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, हम मान के चल लेते हैं ये वाली इक्वेशन हमें प्लॉट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कौन होता है मालूम है सबको मैम, ये तो सर्कल की इक्वेशन है। कौन सा सर्कल, जिसका सेंटर 0 हो। ध्यान से देखो, सर्कल की इक्वेशन ऐसी याद है सबको, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ऐसी कुछ होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये r भाई साहब हो जाएंगे रेडियस ऑफ सर्कल, और ये जो h कॉमा के है ये इसका सेंटर डिनोट करेगा, h कॉमा के इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद आ गया सबको। तो ये जो है गिवन इक्वेशन है सर्कल की, जिसका रेडियस क्या है 1। तो इसको ड्रॉ कर दो, सर्कल 1 रेडियस का ड्रॉ कर देते हैं। आ जाओ भाई सर्कल भाई साहब। तो मान लो ये 1 रेडियस का सर्कल है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। लग रहा है लगभग 1 रेडियस का, ये 1 रेडियस का सर्कल है। हमें कौन सा रीजन ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी कि सर्कल के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, उसके अंदर का रीजन सिर्फ इंक्लूड करना है। कैसा बन जाएगा, ऐसा डॉटेड जैसी लाइन बना दो इधर से, तो इसके अंदर के पॉइंट्स इंक्लूड करने सारे, और ये सर्कल को नहीं करना। तो ओपन बॉल जैसी बन गई है। तो ये जो अंदर रीजन है, अंदर का जो रीजन है उसको कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। इसी को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसी रीजन को लिख सकते हैं मॉड जेड इज लेस देन 1। ये रीजन क्या है, रीजन इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल निशा आपने सही कहा, सौरभ ने भी सही कहा। इसे कह सकते हैं ओपन बॉल ऑफ रेडियस 1, या फिर रीजन इनसाइड सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, या रीजन इनसाइड ओपन बॉल ऑफ रेडियस 1, या फिर कह सकते हैं रीजन इनसाइड ओपन बॉल ऑफ रेडियस 1। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं फंक्शन डिफाइंड है सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स पे। कौन से पॉइंट्स पे, जो कि 1 रेडियस के ना हो, यानी कि कभी भी 1 पे डिफाइन होगा क्या, z इक्वल टू 1 कौन चीज़ है, ये देखो हमें लिमिट निकालनी है z इक्वल टू 1 पे, यानी कि 1 क्या हो गया अपना z0। तो हमें गिवन पॉइंट z0 क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब z0 का मॉडुलस निकालो जरा, क्या आता है। 1 को हम कह सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, तो 1 प्लस 0 आयोटा का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 1। यानी कि अपना जो गिवन पॉइंट है उसका मॉडुलस 1 है। वो पॉइंट तो अपने डोमेन में लाई नहीं करता, अब वो पॉइंट डोमेन में लाई नहीं करता, यानी कि उस पर फंक्शन की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। पर हमें फंक्शन की वैल्यू किस पे चाहिए, हमें चाहिए कि अच्छा 1 पे नहीं है तो कोई बात नहीं, पर क्या उसके अलावा बाकी पॉइंट्स पे डिफाइंड है 1 के नेबरहुड पे। अब 1 का कोई भी नेबरहुड बना के देखो, तो अगर आप z0 का नेबरहुड बनाओगे, z का कोई भी नेबरहुड बना लो, तो z0 अगर 1 है तो उसके आसपास कोई भी ओपन बॉल ड्रॉ कर लो, तो क्या उस पर हम आयोटा z/2 की सारी वैल्यूज निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा सर्कल नहीं है, पर मान लो सर्कल जैसा है, तो ये कोई ओपन बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, कोई भी एप्सिलॉन रेस का अगर बना लिया, तो क्या उन सब पॉइंट्स पर निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, बस 1 पे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यानी कि z0 पर डिफाइन नहीं है, पर z0 के पंक्चर नेबरहुड पर डिफाइन है। हाँ बिल्कुल सर, आप डोमेन में नहीं है वो पॉइंट, तभी हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन हो सकता है उस पॉइंट पे डिफाइंड ही ना हो। डोमेन में नहीं है, यानी कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, पर उसके बावजूद भी हम उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उस पॉइंट के बाकी सारे क्या कहते हैं, अगर हम नेबरहुड बनाए तो उन बाकी सब जगह पे डिफाइंड है। ठीक है, अब निकालो लिमिट। तो एफ ऑफ जेड अपने पास क्या था, आयोटा z/2। लिमिट निकालनी है हमें, z अप्रोचेस 1 एफ ऑफ जेड। तो हमें देखना है कि जैसे जैसे z 1 को अप्रोच करेगा, तो आयोटा z/2 का अप्रोच करेगा। अब आप इसको कैसे सोच सकते हो, धीरे धीरे z को 1 को अप्रोच कराओ, डायरेक्टली मत कराओ। पहले z को 0 से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे पुट करके देखते जाओ वैल्यू, तो आप देखो कि करते करते कहाँ अप्रोच कर जाएगा, ये आयोटा/2 पे चला जाएगा। तो ये इसके लिमिट आ गई। सबको समझ में आए अच्छे से, अच्छी बात है।
ऐसे यहाँ पे एक और गिवन है z इक्वल टू जेड बाई जेड नॉट, इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये बात हम कब करेंगे, कल हम करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा करे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती कैसे निकालते हैं, ये बात हम कल करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है, इसे कल उठाएंगे। फिलहाल कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं। अगर लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है तो ऐसे निकालते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करे ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। लिमिट निकालनी आ गई, अगर एग्जिस्ट करती है तो कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट ठीक है। अब अगला डिस्कशन का पॉइंट है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, जरूरी तो नहीं हर फंक्शन की लिमिट हमें मिल जाए हर पॉइंट पे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे हम कल काम करेंगे। आज हम अब जल्दी से जो थोड़ा टाइम बचा उसमें क्वांटिटी ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट का बेसिक डिस्कशन क्लियर है, लिमिट के बारे में थ्योरम्स और डेफिनेशन कल देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। अब क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं, फिर कल इन दोनों कंसेप्ट को और आगे लेके जाएंगे। चलो अब क्वांटिटी के बारे में कुछ बताओ कोई, तो क्वांटिटी ऑफ एनी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ की है मैंने। काली ने कहा मैम आपने ग्राफ में 0 पे ओपन बॉल बनाई तो मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे काली कंफ्यूज क्यों है, हमने 1 रेडियस की बॉल बनाई है, 0 पे ही तो बनेगा। यहाँ पे सेंटर 0,0 है। अच्छा, तो आपको लगा कि 0 पे कैलकुलेट करनी है इसलिए आपने लिमिट 0 बता दी। ओके कोई बात नहीं काली, अब आपको समझ में आ गया ना क्या करना था। कोई बात नहीं, हो जाता है। मेन बात है कि आपको डिस्कशन समझ में आ जाए। चलो बताओ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहते हैं, तो मान लो कोई फंक्शन है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, तो f विच इज डिफाइंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, कब कहते हैं बताओ। इफ किसी को याद है डेफिनेशन, रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट याद हो तो बता दो, वरना मैंने तो बताना ही है। काली ने कहा उसका ग्राफ ब्रेक ना हो, तो ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है काली। आपको इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। आप एक बात बताओ, चलो काली का हम आंसर देते हैं। काली गलत है, आपको अभी इस बात का एग्जाम्पल देके बताएंगे, ठीक है ना। पर उस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, अभी एग्जाम्पल देंगे आपको, जाने से पहले एग्जाम्पल देंगे। ये डेफिनेशन सही नहीं है। एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं, और पहली बात तो ये रियल प्लेन तक बात रह जाती है कि ग्राफ बनाओ और पेंसिल ना उठानी पड़े तो हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, पर उसमें भी कुछ लोचा था। वहाँ पे डोमेन पे भी डिपेंड करता है, अभी बताते हैं आपको। पर बिफोर भी काम दिया, पहले बताओ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है ओरिजिनल। 11वीं कक्षा में पढ़ी थी हमने कॉन्टिन्यूटी, देसी भाषा में बता दो, याद आ रहे। LHL इज इक्वल टू RHL ऐसे करके कुछ पढ़ा था। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और फंक्शन की वैल्यू जो है उसके लिमिट पे बराबर आ जाए। बिल्कुल सूर्य आपने सही कहा। क्या होता है, इफ लिमिट z अप्रोचेस z0 f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z0, अगर फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू उसकी उस पॉइंट पे लिमिट के बराबर आ जाए फॉर z, जब भी z0 के अप्रोच करेगा, है ना। z0 कहाँ से आ रहा है, फॉर एनी z0 बिलोंगिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जिसपे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। फॉर एनी z0 बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर जिसपे फंक्शन डिफाइन है, तो अपन कह देंगे कि फंक्शन क्या है, z0 पे कॉन्टिन्यूअस है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। सबको समझ में आ गई। याद करो हमने क्या डिस्कशन पढ़ा था, ये बात पहले हमने लिख दी है तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा है, हमने 12वीं पढ़ा था, हम ऐसे पढ़ते थे मैम। LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL कैसे निकालते थे फंक्शन की, z अप्रोचेस टू z0 माइनस, याद है माइनस, क्योंकि हम रियल नंबर लाइन में बात करते थे, तो हम कहते थे लिमिट z अप्रोचेस टू z0 माइनस ऑफ fz निकाल लो, RHL निकाल लो, दैट इज लिमिट z अप्रोचेस टू z0 प्लस, और फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और देखो कि तीनों बराबर आ रही है, याद है। ये हम रियल प्लेन पे करते थे, रियल नंबर लाइन पे करते थे, याद है, अच्छे से याद आ रहा है। ये लाइन की बात थी, लाइन में हम थोड़ा सा लेफ्ट जाते थे तो नेगेटिव कह देते थे, थोड़ा सा राइट जाते थे पॉजिटिव कह देते थे, ठीक है ना। पर अब हम आ गए हैं प्लेन में, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए हैं। यहाँ पे हमने 2D प्लेन से R² प्लेन से उसको रिलेट करा है, तो अब लेफ्ट और राइट जाने की जगह हम क्या कहेंगे, हम बस कहेंगे कि जब लिमिट अप्रोच करिए उस सर्कल में आ गए, हम उस बॉल में आ गए, तो जैसे ही z0 पॉइंट पे अप्रोच करा, यानी कि हम एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल में है z0 के आसपास,
और जब हम उस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं उन पॉइंट्स पर, तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी आ जाए जितनी एफ जेड नॉट पर है। एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, सारे पॉलिनॉमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। कैसे पता चला? ये देखो, मैं कह रही हूँ गिवन एफ जेड इज इक्वल टू ट्वाइस जेड प्लस वन। पॉलिनॉमियल फंक्शन है ना, बहुत अच्छे से लीनियर पॉलिनॉमियल है। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक। तो आपको चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी, चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी एट कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, एट जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा। करो चेक, बताओ क्या ये जो फंक्शन है वन प्लस आयोटा पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। कैसे चेक करोगे? आपको बस ये डेफिनेशन चेक करनी है। तो आप पहले इसकी लिमिट निकालो, इसको जेड नॉट मान लेते हैं। तो आप पहले इसकी लिमिट निकालो, फंक्शन की लिमिट एफ जेड एज जेड अप्रोचेज जेड नॉट, दैट इज लिमिट ऑफ ट्वाइस जेड प्लस वन एज जेड अप्रोचेज वन प्लस आयोटा। कितनी आ जाएगी? आपको मालूम है कितनी आएगी? जैसे जैसे z जो है वन प्लस आयोटा के पास आएगा उसकी वैल्यू क्या है? ट्वाइस प्लस वन प्लस आयोटा प्लस वन लिख सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, ये आ जाएगा टू प्लस टू आयोटा प्लस टू, दैट इज फोर प्लस टू आयोटा। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो ज़रा जेड नॉट पे, दैट इज, तो हमने क्या निकाली? लिमिट निकाली। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो ज़रा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी ट्वाइस जेड नॉट प्लस वन, दैट इज, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना? अरे वन ही था यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये है वन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा थ्री प्लस टू आयोटा, ठीक है ना। ट्वाइस जेड नॉट प्लस वन, वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटू वन प्लस आयोटा प्लस वन, दैट इज वही सेम तो बात है, ये आ जाएगा थ्री प्लस टू आयोटा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। हेलो प्रभा, कैसे हैं आप? नया नाम लग रहा है, वेरी गुड इवनिंग। तो ये अपने पास क्या आ गया? हमने देखा कि लिमिट एफ ऑफ जेड एज जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। तो हमें पता लग गया कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है टू जेड प्लस वन, ये जेड नॉट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। अब कमाल की बात है, हमने एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली। तो हमने अभी चेक करी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट से कॉन्टिन्यूटी एट अ सेट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करी है, अब कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं एट एनी सेट। तो कॉन्टिन्यूटी एट एनी सेट या इन एनी सेट। अब एक फंक्शन एक सेट में कैसे कॉन्टिन्यूस होगा? जब वो सेट के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा, बस सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा? एफ from complex numbers to complex number defined as f of z is equal to omega is said to be, इसको अपन कह देंगे कि कॉन्टिन्यूस बन जाएगा कहाँ पर? at a subset of complex numbers if limit z approaches to z naught f of z is equal to f of z naught for all z belonging to अपना सेट A, यानी कि हर A के एलिमेंट पे अगर कॉन्टिन्यूस हो जाए। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हमने देख ली, तो अगर एक सेट के हर पॉइंट पे हम ऐसे क्वांटिटी निकाल पाए, हम कह देंगे पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूस है। अभी हमने जो बात बोली थी, अब हम वो एग्जांपल देख सकते हैं, दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मैं कोई रैंडम पॉलिनोमियल मान लेती हूँ, ऐसे वाला देखो, a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर रैंडम पॉलिनोमियल होता है ना। तो हमने कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल मान लिया, दिस इज n डिग्री, डिग्री ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, पॉलिनोमियल फंक्शन इन z इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, ठीक है ना। अब बताओ, हाँ, इन z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ कि क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस? टू शो एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब पूरे प्लेन पे कॉन्टिन्यूस कैसे दिखाते हैं? बेसिकली है तो एक सेट ही ना, तो एक सेट पे कॉन्टिन्यूस कैसे दिखाते हैं? अगर हम दिखा दें कि सेट के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। दैट इज, हमें शो क्या करना है? दैट इज टू शो
लिमिट ऑफ z अप्रोचेज z0 एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ z0। कौन कौन से पॉइंट्स के लिए हो जाए? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सारे पॉइंट्स के लिए हो जाए, ठीक है ना। फॉर ऑल z0 बिलोंग टू सी। मैंने यहाँ पे z बिलोंग टू ए तो नहीं लिख दिया था, फॉर ऑल z0 बिलोंग टू ए, है ना। तो सारे जो पॉइंट्स हैं जो सी में लाई करते हैं उन सब पे अगर कॉन्टिन्यूस होता जाए तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यानी कि हम किसी भी रैंडम z0 के लिए दिखा रहे तो हमारा काम हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? फॉलो कर पा रहे हैं आप? तो इसको प्रूव कर सकते हैं। तो LHS निकालो, RHS पर आ जाओ। तो मान लो कोई भी रैंडम लेट कर लेते हैं, लिखा नहीं ना, ये भी लेट कर लेते हैं। तो लेट z0 बिलोंग्स टू सी। हमने कोई आर्बिट्री z0 ले लिया। आर्बिट्री पे अगर प्रूव हो गया तो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हो जाता है, ऐसे ही करते ना। देन LHS उठाते हैं, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z0 एफ ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? एफ ऑफ z की वैल्यू पुट कर दो z0, वो आ जाएगा a0 प्लस a1 z0। z की जगह z0 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस a2 z0 का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाता है पॉलिनॉमियल में, लिमिट उसमें पुट कर देंगे, विच इज सेम एज एक स्टेप का प्रूफ बन गया एफ ऑफ z0। पूरी इसके बराबर आ गई तो RHS पर आ गए हम। और चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लें उसमें ऐसा ही शो करेगी ये लिमिट। तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सारे पॉलिनॉमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, हेंस प्रूफ। बात समझ में आई सबको? तो इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एनी सेट। कोई छोटा सेट पे भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड को मैं डिफाइन कर दूँ 1/z-1, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक फंक्शन जा रहा है। बताओ ये कौन से पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है? हमें मालूम है z इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब जगह बंदास डिफाइन हो सकता है, ठीक है ना। तो एक सेट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी सेट ले लो जिससे आपको डिफाइन करना है कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाए। बताओ कौन सा सेट लेना है? फाइनाइट सेट भी ले सकते हैं, इन्फिनाइट सेट भी ले सकते हैं। तो मैं अगर पूरा का पूरा सेट ले लूँ C-1, तो आप इस पर भी चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो चेक कॉन्टिन्यूटी, ये आपका काम है, आप चेक करके बताइए, ठीक है ना। तो चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट ए इज इक्वल टू, एक मिनट, क्वेश्चन ही बनाते हैं ना, अच्छा सा, अब दे ही रहते क्वेश्चन बनाते हैं, रुको, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? सब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सीख गए, पॉइंट पे भी सेट पे भी, तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत ज़्यादा थ्योरी कर ली, वैसे भी इतनी थ्योरी पढ़ने की आदत छूट गई ना हम सबकी। हम सब कुछ क्वेश्चन सीखते हैं, बहुत थ्योरी हो गई आज के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो एफ ऑफ जेड z not equal to 0 is continuous at a is equal to C-1, f of z is equal to 5z square plus 1 by z is continuous at complex numbers minus real numbers. F of z is equal to is continuous at natural numbers is continuous। चलो बताओ क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। अब क्वांटिटी सीख गए हो तो फिर
सौरभ कह रहे हैं आजकल आप नोट नहीं लगाते ना। सौरभ आजकल आप नहीं आते हो ना, बाकी लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे आएंगे तभी तो मज़ा आता है। तो मैं ज़्यादा इनोवेशन डालती हूँ, आप आया करो, फिर नोट लगाया जाएगा। हाँ वैसे सही कहा आपने, मैंने बहुत बड़ी से नोट नहीं लगाया, मैं डायरेक्टली वाटर करेक्ट पूछ लेती हूँ। सही कह रहे हो, अगले क्वेश्चन में लगाया जाएगा। तो बताएं कौन से ऑप्शन सही हैं। तो काली ने आंसर दिया ABCD। काली तुक्का है या लॉजिक लगाया? सभी लोग आंसर के साथ में लॉजिक ही बताया करें, ठीक है। काली आंसर नोटेड, तो फर्स्ट आंसर में ABCD नोटेड। एंड सौरभ ने कहा है BCD। सौरभ ए नहीं होगा तो आप ए नहीं होने का रीज़न बता दें, बाकी लोग बताएं। बीस लोग और 2-3 आंसर्स, नाइंसाफी है। बाकी लोग भी आंसर बताएं। सूरज का कहना है ABCD। ABCD के लिए 2 वोट्स। निशा इज गोइंग फॉर BCD। निशा ए पार्ट क्यों नहीं होगा? सौरभ ए पार्ट क्यों नहीं होगा? और हरेंद्र कह रहे हैं ABCD। सौरभ कह रहे हैं बिकॉज ए इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो। पॉलिनोमियल फंक्शन ही थोड़ी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है सौरभ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, एग्जाम्पल है सौरभ। सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन थोड़ी कॉन्टिन्यूस होते हैं। आप तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं, हमारे आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी इन जनरल बहुत सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, है ना। मंजू आप बताएं। मंजू ने BCD आंसर दिया। मंजू क्यों, बाकी ए क्यों नहीं? आयशा M यानी कि आर्यन मेहता जी ने कहा है ACD। बी पार्ट क्यों नहीं आर्यन मेहता जी? निशा ने कहा कि के पार्ट में Z 0 है। Z में से हमने 1 हटा दिया। अब ठीक है निशा। मंजू निशा ने सही पकड़ा। मैंने यहाँ पे Z नॉट इक्वल टू 1 की जगह 0 लिख रखा था, तो ठीक है। तो फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं हो रहा था, तो आपकी बात ठीक थी। पर ये 1 था, गलती से 0 लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब बताओ अगर हम इसको 1 लेके चलें तो ठीक है ए पार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ABCD। सारे पार्ट सही है ना। और काली आप ज़्यादा खुश ना हो, आपने ये बात नोटिस भी नहीं करी, यानी कि मैंने देखा है काली आप तुक्के ज़्यादा मार रहे हो, है ना। थोड़े दिन से मैं नोट कर रही हूँ, आप तुक्कों पे चल रहे हो। अच्छी बात, आपको नोट करना चाहिए था कि यहाँ पे नॉन जीरो लिखा था और तब फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं था। अब ठीक है, तो सारे पार्ट्स करेक्ट हैं। क्यों? हमें कैसे चेक करना है? अगर हमने चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हर पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत है क्या है, या हमें कैसे चेक करना है इसको? कोई भी रैंडम Z0 मान के चल लो, उस पर चेक करो, अगर उसके लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है 5z² + 1/z। हमें मालूम है z इक्वल टू 0 पे बस ये फेल करता है ना। हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस होगा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस रियल नंबर पे। जैसे हमने रियल नंबर माइनस कर दिया, हमने इसमें से 0 भी हटा दिया, तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है इसकी, तो 0 पे हमें चेक ही नहीं करनी है, तो बी पार्ट भी ठीक है, ठीक है। अब सी पार्ट क्या है? 11z² + 1। ये तो अच्छा खासा पॉलिनोमियल है। सारे पॉलिनोमियल्स सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स भी होंगे। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे होते तो नेचुरल नंबर्स में क्या गुना किया यार, उस पर भी होंगे। चेक करके देखो, बिल्कुल सिंपल चेकिंग है। जैसे हमने ये किया रैंडमली चेक किया ना ये वाला, बिल्कुल ऐसी सेम चेकिंग हो जाएगी, बिल्कुल जैसी हमने ये करी है। ये सारे मेहता जी 20 कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ऑरिजिन हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना, ऑरिजिन पे उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम रियल नंबर रिमूव करें तो 0 भी हमने उठा दिया, हटा दिया। अब बात कर रहे हैं FZ इक्वल टू साइन Z की। सबको मालूम है साइन Z जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब जगह कॉन्टिन्यूस होता है, मालूम है। तो ये सारे पार्ट ठीक है। बस ए पार्ट में मैंने यहाँ पे Z इक्वल टू नॉन जीरो लिखा था। अगर यहाँ पे नॉन जीरो लिखा रहता तो क्या दिक्कत थी? काली अगर नॉन जीरो लिखा है ना, तो यहाँ पे नॉट 1 नहीं लिखा, और 1 के ऊपर हम डेफिनेशन भी नहीं कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी की बात, तो कॉन्टिन्यूट हो सकता है, पर आपको पॉइंट नोट करना था, दिक्कत नहीं थी, नोट करना था। ऑफकोर्स दिक्कत कोई नहीं थी काली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे Z इक्वल टू नॉन जीरो नहीं लिखा, तो उसमें उसकी क्वांटिटी पूछी नहीं है, ठीक है। 0 पे डिफाइन नहीं, तो ऑब्वियसली दिमाग लगा के चलोगे नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल काली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पर नोट करने का पॉइंट था। सूरज ने आंसर दिए ADCD। सूरज ने बी की जगह D ही दोबारा टाइप कर दिया, कोई बात नहीं।
सब लोग समझ गए? तो कल हम बात करेंगे कब लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती, इसको दो एक्सेस से चेक कर सकते हैं, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे लिमिट के ऊपर, और क्या काम रह गया हमारा, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमने सीख ली है, लिमिट इन्वॉल्विंग पॉइंट्स एट इन्फिनिटी वो भी हम देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा काम हमें करना कल बाकी है, ये सब आसान है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमने कवर कर ली है, उसकी हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन देख लेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी बेसिक कर लिए, कल का काम है अपना बहुत सारी थ्योरम्स देखने का। तो अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है तो कल थ्योरम्स पे चलेंगे। आज की वीडियो में किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल काली आपने सही कहा कि ए पार्ट में हमने 1 पे ऑलरेडी क्वांटिटी पूछी नहीं है, तो उसको ठीक करने में कोई हर्ज नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं था, आपको बस नोट करना था कि आप पूछ सकते थे जैसे बाकियों ने पूछा, बुरा मत मानो, ऐसे ही बोल दिया मैंने, थोड़ा ध्यान दो बस क्वेश्चंस पर। बिल्कुल ही डाउट आना चाहिए कि मैम उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो आप ही पूछते तो अच्छा रहता है ना। ओके, पर आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया पहले से, तो आपने सही लॉजिक लगाया, फिर आपने नहीं पूछा तो अच्छी बात है, आपका लॉजिक सही है क्योंकि उस पर हमने पूछा ही नहीं है कि 1 पे है या नहीं। कोई और डाउट किसी को? कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई वीडियो से रिलेटेड फीडबैक है तो आप वो भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो या फिर समझनी हो। और जो पीडीएफ मैंने अपलोड करने को गई थी, आप लोगों ने याद दिलाया था क्या? मैं अभी क्लास खत्म होती तुरंत अपलोड कर दूंगी। आपको कुछ होमवर्क देना है, जो आपको पिछली 2-3 वीडियोस में दिया था वैसा ही कुछ रिपीट ही हो रहा है। अब अगले कम से कम 10-15 वीडियोस तक हम बहुत सारी फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको फंक्शन क्या होता है अच्छे से आता हो। वैसे हमने पिछले 2 वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए, पर मैं फिर भी चाहती हूँ आपको और अच्छे से आता हो। तो फंक्शन, रिलेशन, ठीक है ना। तो होमवर्क नंबर 1 है फंक्शन रिलेशन का टॉपिक, थोड़ी सी बेसिक सेट थ्योरी आनी चाहिए और सारे फंक्शन के ग्राफ, ये 2 चीज़ें ना आपको सारे आनी चाहिए, सारे बेसिक फंक्शंस के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। मैं अभी तुरंत ग्रुप पे पीडीएफ अपलोड करी, तो वहाँ से देख लेना। रिलेशन फंक्शन का टॉपिक आप पढ़ लीजिए, 11वीं या 12वीं कक्षा में से किसी एक का है ना टॉपिक, थर्ड या सेकेंड चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। ये तो आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी, सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ जो है ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाती है, लिखो और आ जाएगी। और फंक्शन ग्राफ आपको पढ़ना है प्ले विद ग्राफ्स बुक से। सौरभ अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, ये बुक की पीडीएफ हमें शेयर करनी है, ठीक है, या फिर आप शेयर कर देना अगर आपके पास, वो मैंने शेयर करी हुई ना ग्रुप पे, वरना मेरे को याद दिला देना, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। इस बुक को देखें और इसकी पीडीएफ भी अराउंड से ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसमें से सारे ग्राफ्स बेसिक फंक्शन के सारे देख कर हैं। अगली जितनी भी वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं सारा फंक्शंस पे बेस्ड डिस्कशन है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज क्लियर हो और थोड़ा सा रियल एनालिसिस को साथ साथ में देखते रहें, क्योंकि हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रियल एनालिसिस। तो अगर हम अभी फंक्शन और लिमिट का टॉपिक चल रहे हैं, तो रियल एनालिसिस में जो लिमिट्स पढ़ी है अगर आपको वो याद होगा तो अच्छा होगा। तो रियल एनालिसिस जो लिमिट्स और क्वांटिटी देखा है अगर वो रिवाइज करके आए तो अच्छा है, वरना तो मैं बेसिक से ही समझा रही, तो समझ तो आपको आएगा ही, ठीक है। ओके, तो ये सब अपना होमवर्क रहेगा, इस पर ध्यान दे देना। एंड और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और कोई डाउट किसी को? सौरभ हरेंद्र के क्वेश्चन का आंसर करो। कोई डाउट नहीं है तो अपन लोग वीडियो खत्म करेंगे, कोई और क्वेश्चन नहीं है आपका, और वीडियो को ख़त्म करेंगे और हमें जाने की इजाज़त दो। सूरज कह रहे हैं अगर हम एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना चाहते हैं तो डोमेन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है ना। अगर हम किसी फंक्शन को किसी गिवन डोमेन पे कॉन्टिन्यूस दिखाना चाहते हैं तो डोमेन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें दिखाना है कॉन्टिन्यूस तो हमें बस इतना दिखाना ज़रूरी है ना कि उसकी लिमिट एज जेड अपोज जेड नॉट एफ ऑफ जेड नॉट के बराबर आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है फिलहाल। तो डोमेन जैसी भी हो फिलहाल वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस हो। डोमेन कॉन्टिन्यूस वाले आप बोलो इंटरवल टाइप का है ना, नहीं सूरज ऐसा ज़रूरी नहीं है फिलहाल, ठीक है। हरेंद्र आप जो डाउट पूछ रहे हो ग्रुप के बारे में आप मुझे वो मैसेज करके पूछना।
आप लोग को कोई भी डाउट हो ना वीडियो का जो रह जाए, आप कैसे पूछ सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे, मैं बताती हूँ। आप एक लिंक डाउनलोड करें, बताती हूँ, लिंक विजिट करें unacademy.com/@tripbohemia। ये मेरी प्रोफाइल है, इसे विजिट करें। ये अनअकैडमी की प्रोफाइल है मेरी। इसमें मैसेज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। इस पर मैसेज करें और फिर आपको जो भी PDF से रिलेटेड डाउट है या कुछ भी डाउट है वो मेरे से पूछे, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे आंसर करना है वो डाउट। मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व कर दूँगी। तो जो भी रह जाता है डाउट वो यहाँ पे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो ग्रुप वगैरह PDF नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे पूछ लिया कीजिए। दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जिस जो मैं डिस्कस कर सकती हूँ यहाँ पे। मैं आपको इसलिए ठीक से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें पर्सनली और कुछ बताने का अलाउ नहीं है, ईमेल देना भी अलाउ नहीं है, वरना मैं ज़रूर आपको ईमेल दे देती, ठीक है। हरेक आप समझ रहे हो, बाकी से बच्चे भी आप सब मेरे से पूछते रहते हैं, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती। पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ PDF वगैरह शेयर कर दूँगी या जो भी नेसेसरी चीज़ है। तो unacademy.com/@tripbohemia ये लिंक पे विजिट करें। इससे मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल खुल जाएगी, उसमें मैसेज बॉक्स में जाके आप मैसेज ड्रॉप कर लें और जो भी आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट की कमी है या कुछ भी डाउट रह गया वहाँ पे आप मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे पूरा अच्छे से जवाब दूँगी। जो भी लिंक्स वगैरह है PDF है सब प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? चलो फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज के जो लेक्चर के नोट्स हैं वो कल तक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सबके साथ अच्छा लगा। जाने से पहले चैनल की वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर देना अगर आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। कल कंटिन्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इस पर ध्यान दें और अच्छे से होमवर्क करते हैं। थैंक यू, टाटा, जय हो।